बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेटा, इस दफ़ा जो आपका पेपर बनने जा रहा है 2026 का, ठीक है जी, 25 से 26 जिन बच्चों का सेशन है फर्स्ट ईयर का, तो वो बेटा 70% एक्सरसाइज का होगा। और रिलेटिवली पहले भी 70% पेपर एक्सरसाइज बेस्ड होता है। और हर दफ़ा फिज़िक्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, और इस दफ़ा तो एक न्यू कैटेगरी है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन में आएंगे पेपर में। तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। इंतहाई आसान तरीके से मैंने आंसर्स लिखे हैं, आप एक दफ़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और एक चीज़ नोट कर लें, मैं ये आपको मशवरा दूंगा, बाकी आपके ऊपर है आप इस पर कितना अमल करते हैं। इस वीडियो लेक्चर को तवज्जो से सुने, सुनने के बाद या सुनने के साथ साथ ये जो मैंने आंसर लिखे हैं इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें और अपने एक ख़ुद के नोट्स बना लें, ठीक है, ताकि जब आप एग्ज़ाम की रिवीजन करें तो आपको ये सारा का सारा जो डाटा है वो रिवाइज करने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 6.1, व्हाट इज़ मीन्ड बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन ब्रीफली। बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हीट फ्लो ना हो, हीट फ्लो रुक जाए। और ऐसा तब होता है जब दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर हो। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास एक आइस क्यूब है, ठीक है बेटा, आप उस आइस क्यूब को रूम में रखते हैं फ्रिज से निकाल के, ठीक। अब आपने जब उसको फ्रीज़र से निकाल कर रूम में रखा तो जो आपका रूम का टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, आइस क्यूब जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर लो है। तो हीट फ्लो हुई बेटा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, ठीक है। तो वो आइस जो है जी वो मेल्ट हो गई, फ्यूज़ हो गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई, फ्यूजन का प्रोसेस हो गया सिंपली, ठीक है। अब जब वाटर बन गया तो वाटर और रूम का जो टेम्परेचर था वो सेम लेवल पे आ गया, ठीक है जी। अब वाटर जो है वो एवेपोरेट नहीं हो रहा, वेपर फॉर्म में नहीं जा रहा। अब जो आपके पास वो लिक्विड है और वो जो रूम का सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो सेम है, हीट फ्लो हो ही नहीं रही। तो इस कंडीशन को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन देखें, थर्मल इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन कंटैक्ट नो लॉन्गर एक्सचेंज हीट। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब आती है बेटा जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो हैं वो कांटेक्ट में हो बट हीट एक्सचेंज ना हो, बिकॉज दे हैव रीच द सेम टेम्परेचर, क्योंकि दोनों की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है वो सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू प्लेस आइस इन अ वार्म वाटर, आप आइस क्यूब लें और इसे गर्म पानी में डाल दें, हीट फ्लोज फ्रॉम द वार्म वाटर इनटू द आइस, ठीक है जी। हीट जो है वो फ्लो करेगी गर्म पानी से ठंडी बर्फ़ की तरफ अनटिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। अब वो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में और सारा का सारा जो लिक्विड है वो सेम टेम्परेचर पर आ जाएगा। देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र, अब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा एंड द सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और बेटा तब वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो आपने एज इट इज़ आंसर लिखना है थर्मल इक्विलिब्रियम और उसकी एग्जाम्पल। फिर सेकंड क्वेश्चन है बेटा 6.2, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटरनल एनर्जी, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। बेटा इंटरनल एनर्जी कहते हैं सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और मालिक्यूलर एनर्जी, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन देखें, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मालिक्यूलर एनर्जीज, ठीक है। एक मालिक्यूल जो है गैस का, उसमें जितनी भी एनर्जीज हैं, रियल गैस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जबकि आइडियल गैस में हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं होती कि एक तो आइडियल गैस पॉइंट मैस पे बेस करती है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, वो तब आपस में कोलाइड करते हैं या तो वो एक दूसरे के साथ क्लियन करें तब फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या वो वॉल ऑफ सिलेंडर के साथ जाके स्ट्राइक करें, ठीक है। तो जिस वजह से वो क्लियर नहीं होती और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, और जो आपके पास आइडियल गैस है उसकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है,
और इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अब आपने लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे इंटरनल एनर्जी की, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यू से बेटा हम लिखते हैं, आगे लिख लें इट इज़ डिनोटेड बाय यू। ठीक है, अच्छा फिर है जी रिलेशन विद टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। अब बेटा आइडियल गैस की अगर हम बात करें, द मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मैस। ठीक है जी, पॉइंट मैस मतलब कि जो उनका वॉल्यूम है वो निगलिजिबली क्या है जी, स्मॉल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, विद नो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, कोई इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं है उनके दरमियान। सो द पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, जीरो होती है आइडियल गैस के लिए। देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द काइनेटिक एनर्जी। यही मैंने कहा कि जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कुलियन बढ़ेगी गैस मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ी है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है, फिर है जी क्वेश्चन 6.3, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेटा हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक थी हीट इंजन के लिए जिसे हम केल्विन स्टेटमेंट कहते थे, और एक थी क्लॉजियस स्टेटमेंट जो कि रेफ्रिजरेटर के लिए थी। केल्विन स्टेटमेंट क्या थी? केल्विन स्टेटमेंट थी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच में कन्वर्ट हीट extracted from a single reservoir entirely into a work without leaving any exchange in the working system। अब तवज्जो से बात ज़रा सुने, देखें क्या कहता है कि ये नामुमकिन है कि आप ऐसी डिवाइस बनाएं जो सारी की सारी हीट को एक ही सिंगल रेजरवायर से मुकम्मल वर्क में कन्वर्ट कर दे और कोई भी हीट जो है वो LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर सिंक में जो है वो ना आ जाए, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस से कोई चेंज ही ना आए। ठीक है, तो हीट इंजन इस पे वर्क करता है, ये हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल है, और हम ऐसा इंजन नहीं बना सकते कभी भी कि जिसमें STR हो, LTR हो ही ना, लो टेम्परेचर रेजरवायर हो ही ना। ठीक है, और सेकंड थी दी क्लॉजियस स्टेटमेंट, हीट कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्राम अ कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, आपके घर में जो फ्रिज रखे हुए हैं, आपके जो फ्रिज हैं उसका काम है जी ठंडक जो है वो बरकरार रखना। ठीक है, अब जो आपका फ्रिज है उसके अंदर भी हीट होती है, लेकिन जो बाहर रूम है, रूम टेम्परेचर, उसमें जो हीट है उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत फ्रिज के। अब फ्रिज का जो रेफ्रिजरेटर है उसके साथ कंप्रेसर लगा होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है शू से, वो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है यानी कि जो मैकेनिकल वर्क है उसे कन्वर्ट करता है हीट फ्लो के लिए। कैसे? देखें, स्पॉन्टेनियसली हीट फ्लो करती है हॉट टेम्परेचर से, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। बट अगर हमने हीट को फ्लो करवाना हो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट यही कह रही है कि हीट खुद ब खुद ही जो है वो लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ फ्लो नहीं करती, हमें जो है कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर के थ्रू एक्सटर्नल वर्क करवाना पड़ता है, और रेफ्रिजरेटर का ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर है जी आपके पास 6.4, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी एक्सप्लेन। कहता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप एक ऐसा इंजन बनाएं जो 100% एफिशिएंट हो, मतलब जितना हम उसे क्या दें जी, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट दें, वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी। रीज़न क्या है जी? रीज़न है द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज़ गिवन एज, एफिशिएंसी बेटा हम परसेंटेज एफिशिएंसी को ईटा से लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, फॉर 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी तब होगी अगर कोई भी जो हीट है वो LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ ना जाए, मतलब LTR 0 केल्विन पे हो, मतलब कि T2 0, और उसके लिए कंडीशन ये है कि T2/T1 वाला फैक्टर 0, मतलब T2 0 मीन्स T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। बट एब्सोल्यूट 0, ये 0 ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। ठीक है, बट 0 केल्विन इज़ अनअटेनेबल, 0 केल्विन को हम रियल लाइफ में अटेन नहीं कर सकते। सो दिस कंडीशन कैन नेवर बी मीट।
तो ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम 100% एफिशिएंसी हीट इंजन बनाएं, ठीक है। आइडली कह सकते हैं, रियल लाइफ में नामुमकिन है। फिर देखें नेक्स्ट है 6.5 स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा जी, इन्हें मैंने बड़े डिटेल से तफसील से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसका आपको अलग वीडियो लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। आपने करना ही है, इसी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको जो है वो मेरी एफएससी के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जो है वो लेक्चर देख लेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। मैंने बड़ी डिटेल में एज अ लॉन्ग एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ जस्ट डेफिनेशन हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है जी? अ प्रोसेस दैट कैन बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। ऐसा प्रोसेस जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इनिशियल स्टेट में वापस आ जाए, ठीक है। जैसे कार्नट इंजन में कार्नट साइकिल जो है वो रिवर्सिबल साइकिल थी, ठीक है। 4 स्टेप हमने किए थे उसके अंदर। आइसोथर्मल हमने किया था उसमें एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, और वो फाइनली अपने फर्स्ट स्टेप पर आ गया। अच्छा याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और एंट्रोपी चेंज ज़ीरो होता है। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस की पहचान है कि एंट्रोपी क्या रहेगी? कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जो ज़्यादातर प्रोसेस होते हैं मेनली मोस्टली वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो और इसलिए हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। अच्छा, तो एंट्रोपी चेंज कितना होता है जी रिवर्सिबल प्रोसेस में? डेल्टा एस ज़ीरो। ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। अब इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है जी? अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी retraced in backward direction by reversing the controlling factors। reversing the controlling factors mean कि अगर आपने डायरेक्ट केस में हीट एंटर की तो रिवर्स में हीट क्या हुई थी आपके पास? लीव हुई सिस्टम से। एक जगह इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो दूसरी जगह इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई। कैसे हुई? ये सारी बातें मैंने इसी टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। जो बच्चा डिटेल में समझना चाहता है वो उस लेक्चर को एक दफ़ा लाजमी सुने, ठीक है। ये क्योंकि बड़ा डिटेल कंसेप्ट है ये फिज़िक्स में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। केमिस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक। तो डेफिनेशन आपने देख ली जी। एंट्रोपी इंक्रीजेस। अब एंट्रोपी ज़ीरो नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो नहीं है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज इरिवर्सिबल प्रोसेस में। इसकी एग्जांपल दूंगा, केमिकल एक्सप्लोजन। बम था, फट गया। अब मैं कहूँ जी जो फट गया सारी तबाही हो गई, इसको ठीक करके दोबारा जो है बम बना दो और जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो उनकी भरपाई हो जाए। हो सकता है ऐसा? कभी भी नहीं हो सकता। बिल्डिंग बनाने में कितना वक्त लगता है और एक एक्सप्लोजन जो है वो थोड़े से टाइम में सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है, ठीक। तो ये रिवर्सिबल है। फिर है जी बेटा 6.6 वाई एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म, एक्सप्लेन। अच्छा, स्टीपर कहते हैं मोर स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप कहते हैं राइज ओवर रन, ठीक है जी। अगर मैं इस पॉइंट पे जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, मैं यहाँ से वैल्यू लूँ प्रेशर ओवर वॉल्यूम की और इधर से भी वैल्यू लूँ प्रेशर ओवर वॉल्यूम की, तो एक चीज़ आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें, इस पॉइंट पे अगर मैं लूँ प्रेशर दोनों के लिए सेम आ रहा है, बट इसका वॉल्यूम कम है एडियाबैट का, आइसोथर्म का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो प्रेशर ओवर वॉल्यूम स्लोप होता है, ठीक है। बात ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास क्या होती है छोटी, आंसर उतना बड़ा आता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा था तो मैं यहाँ से लूँगा तो वॉल्यूम कम आ रहा है, तो मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा? बड़ा। जबकि आइसोथर्म में वॉल्यूम ज़्यादा होने से आंसर आएगा छोटा। समझ रहे हैं? तो एडियाबैट का स्लोप ज़्यादा क्यों है, ये पूछ रहा है वो आपसे सवाल में, ठीक है। कि जब हम आइसोथर्म ड्रा करते हैं तो एडियाबैट थोड़ा सा नीचे से ही निकल जाती है उसकी, ये आइसोथर्म है ऊपर वाली, है क्या एडियाबैट। तो इसका आंसर सिंपल है, देखें, एन एडियाबैट इज स्टीपर देन आइसोथर्म ऑन पीवी डायग्राम बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाउ प्रेशर चेंज विद द वॉल्यूम इन ईच प्रोसेस। कि जो आपके पास प्रेशर है वो कितने वॉल्यूम पे चेंज हो रहा है। एडियाबैट में प्रेशर थोड़े वॉल्यूम पे चेंज हो जाता है, जबकि आइसोथर्म में प्रेशर चेंज करने के लिए वॉल्यूम मज़ीद बढ़ाना पड़ता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर बेटा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट और इसमें बॉयल्स लॉ लगती है। बॉयल्स लॉ जी कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या पी वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था? नो हीट एंटर एंड लीव द सिस्टम, बेटा जिसमें हीट एक्सचेंज ये ना हो, Q0, ठीक है। एंड द रिलेशनशिप इज़
अब एडियाबैटिक के लिए हमारे पास पी वी कॉन्स्टेंट नहीं होता, हमारे पास कंडीशन होती है पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी की पावर गैमा है, गैमा एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट है जो कि सी पी ओवर सी वी होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी। और यहाँ से अगर हम देखें तो इधर था पी और वी का इन्वर्स रिलेशन, यहाँ पर भी पी और वी का इन्वर्स रिलेशन है, बट वी की पावर है गैमा, बिकॉज गैमा इज ग्रेटर देन 1, गैमा जो है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। प्रेशर ड्रॉप्स मोर रैपिडली वाइल इंक्रीजिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है जी। हो क्या रहा है कि जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं एडियाबैटिक के केस में तो एकदम से प्रेशर गिरता है। देखें यहाँ प्रेशर इतना था, ठीक है, और इस केस पे ये वैल्यू थी वॉल्यूम की। अब मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया तो देखें प्रेशर एकदम यहाँ से कहाँ आ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे जी बात। फिर आप देखें नेक्स्ट है 6.7, अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफॉर्म्स हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। कहता है रेफ्रिजरेटर जो है ना उसका काम है लो टेम्परेचर रेजरवायर कोल्ड बॉडी से हाई टेम्परेचर रेजरवायर हॉट बॉडी की तरफ हीट को लेकर जाना। अच्छा, ये खुद ब खुद ही तो नहीं होता है, एक्सटर्नल वर्क से होता है। ठीक है, दस दिस वायलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं भाई, ये कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। नो, अ रेफ्रिजरेटर डज नॉट वायलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी ऑन इट्स ऑन विदाउट एक्सटर्नल वर्क। है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि हीट जो है वो कभी भी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी पे खुद ब खुद ही ट्रांसफ़र नहीं होती, हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफॉर हीट फ्रॉम अ कोल्ड रेजरवायर टू अ हॉट रेजरवायर। वही एग्जांपल आ गई रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज की, कि फ्रिज क्या करता है कि जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर लगा होता है रेफ्रिजरेटर, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, वो एक्सटर्नल वर्क करता है और हीट को फ्लो करवाता है LTR से, यानी कि कोल्ड रेजरवायर से HTR हॉट रेजरवायर की तरफ। ठीक है, विच सीम्स टू गो अगेंस्ट द नेचुरल डायरेक्शन। हमें लगता है ऐसा है कि जो नेचर के अगेंस्ट हो रहा है, बट हीट फ्लो खुद नहीं हो रही, हम एक्सटर्नल वर्क कह रहे हैं। हाउएवर दिस इज़ डन बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क, तो ये वायलेशन नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। फिर है जी 6.8, एक्सप्लेन ब्रीफली हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। अच्छा, हीट डेथ जो है ना, अब एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो ये अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ फरमाए, ये क़यामत का दिन ही है एक तरह का, कि सारी चीज़ें का जल जाना, भस्म हो जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, कि एनर्जी जो है हमारे पास रही ना, यूज़फुल वर्क ही ना हम कर सकें, मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस ही ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लें और हमारे पास यूज़फुल वर्क करने के लिए सफिशेंट एनर्जी ही ना रहे। ठीक, देखिए द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स इज़ द थ्योरेटिकल सिनेरियो। कहता है कि जो हीट डेथ है यूनिवर्स की, ये एक थ्योरी बेस्ड सिनेरियो है इन विच द यूनिवर्स रीच द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी, जिसमें जो हमारा यूनिवर्स है पूरा, ये मैक्सिमम एंट्रोपी, मैक्सिमम थर्मल डिसऑर्डर की तरफ चला जाएगा। एंट्रोपी क्या थी? थर्मल डिसऑर्डरनेस। ठीक है, अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन क्या है जी? एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू यूज़फुल वर्क। देखें इसका क्या मतलब है, देखें मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास जो है जी एक सिलेंडर है, उसमें गैस है। ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर जो है आपने उसको हीट दी। ठीक है, अब गैस ने क्या किया, पिस्टन पे वर्क किया, पिस्टन जो है फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ तो पिस्टन एक्सपैंड हुआ। ठीक है जी, अब वो वर्क हो गया, जो हमने हीट दी वो हमने उससे काम ले लिया। अब आपके पास इसी तरह एक सिलेंडर है, उसमें आपके पास वाटर है, आपने वाटर को बॉयल किया, वो वाटर स्टीम बन गया, स्टीम बन के उसने पिस्टन को एक्सपैंड किया अपवर्ड, आपका काम हो गया। ठीक है, अब हुआ ये कि आपके पास जो आपने हीट एनर्जी दी थी किसको, वाटर को बॉयल करने के लिए, हीट देने से वाटर की एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई। ठीक है, एंट्रोपी जो इंक्रीज़ है इसका मतलब डिसऑर्डर इंक्रीज़ हुआ। पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो वेपर फॉर्म में आ गया, स्टीम फॉर्म में। इसी तरह बेटा जितने भी सिस्टम हैं, ठीक है, जब हम एक सिस्टम में हीट देते हैं तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। या अगर किसी सिस्टम से हीट निकलती भी है, जैसे चाय के कप से हीट निकली सराउंडिंग में गई, तो हमें ऐसा लगा कि चाय के कप की एंट्रोपी कम हो गई क्योंकि उससे तो हीट निकल गई, लेकिन बेटा उसका जो सराउंडिंग था
कमरा था रूम, उसमें तो वो हीट चली गई, तो बड़े सिस्टम की एंट्रोपी तो इंक्रीज़ हुई। तो बड़े सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ हो रही है। अब ये हीट कहाँ जा रही है? क्या हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते दोबारा। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा है अनअवेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क, हमारे किसी काम की नहीं रही है एनर्जी। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज इन नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनमें एंट्रोपी थर्मल डिसऑर्डरनेस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ओवर टाइम ऑल एनर्जी इन द यूनिवर्स विल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहता है वक्त के साथ साथ जितनी भी एनर्जी हमारे यूनिवर्स की है वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा ही नहीं, देयर विल बी नो टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो क्या हीट फ्लो होगी? हीट ही नहीं फ्लो होगी। एंड नो हीट फ्लो बिटवीन ऑब्जेक्ट, सो नो वर्क कैन बी डन, तो इंसान कोई भी काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, जितने भी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हो रहे हैं, मैकेनिकल प्रोसेस हो रहे हैं, एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो एनर्जी चेंज ही नहीं होगी क्योंकि हीट ही फ्लो नहीं करेगी। तो इसे हम कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, फिर है जी 6.9, इज इट पॉसिबल for a cyclic reversible heat engine to absorb heat at constant temperature and transform it completely into work without rejecting some heat at low temperature? Explain। भाई ये तो वायोलेशन है, खिलाफ वर्जी है किसकी? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। हमने कहा था कि हम कभी भी ऐसा हीट इंजन नहीं बनाते कि जो सारी की सारी हीट ले, कहाँ से? हम बना ही नहीं सकते जो सारी हीट ले हाई टेम्परेचर रेजरवायर से और उसको कन्वर्ट कर दें इंटायरली वर्क, और कोई भी हीट रिजेक्ट ना करे लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ। ठीक है, नो अ साइक्लिक रिवर्सिबल हीट इंजन कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फुली कन्वर्ट इनटू वर्क। ऐसा नहीं हो सकता वो सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ये इम्पॉसिबल है फिजिकली। एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल and convert all the heat absorbed from a single temperature reservoir into work without rejecting some heat। ठीक है जी, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ऐसा इंजन बनाएं जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट ले, उसको मुकम्मल वर्क में कन्वर्ट करे, कोई भी हीट लो टेम्परेचर रेजरवायर को रिजेक्ट करे, ऐसा नामुमकिन है। ठीक, फिर है जी 6.10, How does behavior of real gases differ from ideal gases at high pressure and low temperature? Identify the reason behind these difference based on kinetic theory of gases। कहता है kinetic theory of gases की मदद से आप ये बताएं कि जो आपके पास रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस से क्यों डिफ़र होती हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। रीज़न ये है बेटा, रियल गैसेस डिफर फ्रॉम द आइडियल गैसेस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर बिकॉज द assumption ऑफ आइडियल गैसेस लॉ। ठीक है जी, जो आपके पास आइडियल गैसेस लॉज है ना, नो लॉन्गर होल्ड अंडर द कंडीशन, वो इन कंडीशन में लगती नहीं है। पहली रीज़न क्या है कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, अब जबकि हमने आइडियल गैस में क्या पढ़ा था कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती ही नहीं है। इन आइडियल गैसेस we assume no attraction or repulsion between gas molecules, but in real gases at low temperature and high pressure the intermolecular forces become significant। ठीक है जी, आइडियल गैस में इंटरमालिकुलर फोर्सेस नहीं थी, जबकि रियल गैस में अगर हम बात करें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा है जी वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। Ideal gas assumed that have molecules have negligible volume as compared to the volume of cylinder। यही पढ़ा था ना कि गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ना होने के बराबर है आइडियल गैस में, बट इन रियल गैस एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर द वॉल्यूम बिकम स्मॉल। वॉल्यूम स्मॉल है, निग्लिजिबल नहीं है सही, मतलब ज़ीरो नहीं है। दिस फाइनाइट वॉल्यूम इज़ नो लॉन्गर निग्लिजिबल, इसका मतलब वॉल्यूम तो एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो तो नहीं है। तो ये डिफरेंस है रियल और आइडियल में। फिर है जी आपके पास 6.11, शो डैट एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन। कहता है साबित करें जो एरिया है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का ये वर्क डन के बराबर है। तो सिंपल है जी, ये तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम। कंसीडर अ गैस एक्सपेंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें गैस एक्सपेंड हो रही है जब क्या है जी प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, और पहले वॉल्यूम V1 था, अब उसका वॉल्यूम चेंज हो गया V2 एज शोन इन फिगर बिलो। देखें सिंपल है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है, रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है। पहले वॉल्यूम बेटा V1 था, वॉल्यूम कितना हो गया V2। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, जो कि V2 माइनस V1 है। ठीक है,
तो अब हमारे पास जो एरिया अंडर पीवी कर्व है वो वर्क की इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इस शेप को देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं इसे बंद कर लूँ तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन प्लॉट करूँ जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ बेटा हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से, ये पी बनेगा, और विड्थ बनेगी ये सारी की सारी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे तो यहाँ से लाइन प्लॉट कर दें, ये सारा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक तो प्रेशर तो इतना ही है, लेकिन अगर इस पॉइंट को ले रहे हैं, ये इनिशियल है तो ये फाइनल है, तो फिर ये सारा डेल्टा वी बनेगा। और अगर ये इनिशियल है और यहाँ कहीं फाइनल पॉइंट लेते हैं तो फिर ये सारा बनेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो विड्थ क्या बनेगी, डेल्टा वी, सही। तो लेंथ प्रेशर के बराबर आ गई, विड्थ डेल्टा वी V2 माइनस V1 आ गई, तो एरिया आ गया जी हमारे पास P डेल्टा V जो कि वर्क के बराबर है। तो हमने साबित कर दिया, हैंस एरिया अंडर द PV डायग्राम इज इक्वल टू द वर्क, ठीक है जी। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से हमें जो वर्क मिला वो एक्चुअली एरिया के बराबर था, या एरिया जो मिला वो वर्क के बराबर था। फिर जी लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का 6.12, हाउ इज़ वर्क डन बाय अ गैस, और सेकंड है ऑन अ गैस कैलकुलेट। पहला है कि जी वर्क डन बाय अ गैस, गैस वर्क कर रही है, ठीक है जी। ऐसा कब होता है, एक्सपेंशन के केस में, वर्क डन बाय अ गैस व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स। बेटा जब गैस एक्सपेंड होती है, एक सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है, एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, तो गैस जो है वो पिस्टन को अपवर्ड मूव कर रही है। आप कहेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग हो रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे व्हेन अ गैस एक्सपेंड इट पुश द पिस्टन आउटवर्ड एंड डूइंग पॉजिटिव वर्क ऑन द सराउंडिंग, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी के, W इज इक्वल टू पी V2 माइनस V1। तो बेटा अगर V2 बड़ा है V1 से तो ये चेंज पॉजिटिव आएगी, तो W भी बड़ा होगा 0 से, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। और वर्क डन ऑन अ गैस क्या होगा जी आपके पास, जब कंप्रेशन का प्रोसेस हो, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड द सराउंडिंग डू वर्क ऑन द गैस, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही है, ठीक है। एंड गैस वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो अब फार्मूला यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी V2 माइनस V1। अब V2 नहीं बढ़ा, अब V2 छोटा है, V1 बड़ा है, नेगेटिव आ रहा है ना वर्क, तो ये माइनस V1 वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, मतलब V1 ग्रेटर देन V2 लिखें, या लिखें V2 लेस देन V1, तो तब बेटा वर्क क्या होगा, नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो आप ऐसे जैसे मैंने प्रॉपर आंसर लिखे हैं लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। स्टिल अगर बेटा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।